हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर में एंटर कर चुके हैं, मतलब कल कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। पूरी 20 यूनिट है, अगर मैं पेपर वन को मिला के बात करूँ तो आपके पास अगर एक एक यूनिट को भी स्लॉट करोगे एक दिन, तब भी 20 दिन तो तुम्हारे इसी में चले जाएंगे। फिर कहाँ इतना कुछ कर पाओगे, ठीक है। सो आपको डिसाइड करना है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, किन कौन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूँ तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 9 से 10 क्वेश्चन ना इसी यूनिट से मिल जाएंगे। तो जब इसको पढ़ो और समझो तो भाई प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव होकर समझना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना, कौन सी चीज़ कैसे बताई जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो आपके लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस 2 पेजों में सिमट जाए, इतने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने बताया था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने किस तरीके से बनाए थे। मतलब मैंने सारे 10 यूनिट के इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि वो कुछ 10 से 20 पेज में आ गए थे, ठीक है। और 10 से 20 पेजेस को रिवाइज करने में मुझे मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता था, ठीक है। तो वो आप भी कर सकते हो भाई। छोटी छोटी हैबिट्स एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लाते हैं। सो विदाउट डिलेइंग आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक की हमने 2 वीडियोस कवर की हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमने आइडियोलॉजीज़ को, जिसको हम अप्रोचेस भी बोलते हैं, उसको समझा था। जिसमें मैंने आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू रियलिज्म को बताया था। साथ में मैंने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को पूरे अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन मैंने तभी बोला था, देन मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दें, मैं उसका आंसर करूँगी, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में भाई आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं, जिनको हम आज बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझेंगे। इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज़, पॉलिटिकल इंटरेक्शन अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स। देखो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ते हैं, तो उसमें हम पॉलिटिकल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, अक्रॉस स्टेट बॉर्डर। यहाँ स्टेट बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट से मतलब है कंट्री, ठीक है। एक कंट्री नेशन से मतलब है पूरे, जैसे एक इंडिया कंट्री है, जापान कंट्री है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सारे क्या है कंट्रीज, इनको हम स्टेट यहाँ बोल रहे हैं। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्टेट इंडिया के अंदर वाले स्टेट की बात करें। स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी को बोलते हैं। तो हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, जिस तरीके से एक देश दूसरे देश या सारे देश मिलकर एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम पॉलिटिकल इंटरेक्शन को ही पढ़ते हैं, ठीक है। बात देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकली कंट्रीज़ कैसे साथ आती हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेजर ब्लॉक्स बना लेती हैं, कभी अलायंस करती हैं, कभी ट्रीटीज़ करती हैं। तो ये क्यों आती हैं, क्योंकि ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साथ लेकर आती हैं, अपने अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको आगे रखती हैं, खास करके इनमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो क्या करती हैं, साथ आती हैं। देखो, मेरे गोल सेम है और आपके गोल सेम है, तो हम दोनों हाथ मिला लेंगे। चलो, हम जैसे कि मुझे भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आपको भी तैयारी करनी है, तो हम लोगों का क्या होगा कि हम ना मिल के ग्रुप स्टडी करेंगे और हमारा एक प्लान होगा, हम उस पर चलेंगे और हमारा आखिर में एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ये हमारी थिंकिंग है, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया, जब हमारे गोल सेम थे। उसी तरीके से बहुत सारे नेशंस के, कंट्रीज़ के एक जैसे गोल होते हैं, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पावर बनना है, किसी को अपने एरिया में स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। तो इसलिए वो हाथ मिला लेते हैं और मिलकर उस चीज़ पे काम करते हैं। देखो, एक ही घर है हमारा अर्थ, उसी पे रहना है, तो उसमें पीस, स्टेबिलिटी, पीस के साथ रह लो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और वहीं आप वायलेंस के साथ रहो, बहुत ज़्यादा हेट्रेट के साथ रहो, तो वो चीज़ अलग है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम यही पढ़ते हैं कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे अपने इंटरेस्ट को रखती हैं, या फिर कैसे कैसे बहुत ज़्यादा चालाक भी कंट्री होती है, ठीक है। चालाक तो सारी ही कंट्री हैं, ऐसी कोई कंट्री नहीं जो बहुत ज़्यादा भोली भाली से हो और जिसका प्रेजेंट डे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। डेमोक्रेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं, हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वो अलग तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है हम वो भी आगे समझेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम पॉलिटिकल इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, जिस तरीके से स्टेट एक दूसरे के साथ आते हैं। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स रिक्वायर मास्टरिंग। और देखो, हमें इस
जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल मतलब है पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, जिसमें 193 कंट्रीज़ हैं और बहुत छोटी छोटी और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो हमें क्या है, जो इंटरेक्शन समझना है या फिर हमें ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, तो वो है पहले स्टेट, स्टेट क्या होता है, दूसरा स्टेट सिस्टम क्या होता है, पावर किसे कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या काम रहता है, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है और सोवरेनिटी इतनी ज़रूरी क्यों है, सिक्योरिटी के क्या मायने हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इससे हम देखो कौन कौन से जो सिक्योरिटी है, चाहे वो पावर का और जो नॉन स्टेट एक्टर्स, इन सबको जो हम समझ लेंगे कि इसके क्या मायने हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये सारी चीज़ हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। वाई कॉन्फ्लिक्ट ऑकर, ठीक है। तो जो लड़ाइयाँ होती हैं दो देशों के बीच में, या दो देश एक दूसरे से मतलब बात नहीं करते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि दो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स अकर होती है, ठीक है। दूसरा है हाउ कॉपरेशन इज़ अचीव, और अगर कॉपरेशन हो सकता है तो वो कॉपरेशन किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है हाउ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फंक्शन, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी बने हुए हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसे करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, किसके इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें समझने में मदद मिलती हैं जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो जो WHO है, WTO है, और जितने ट्रेड ब्लॉक्स बने हुए हैं, इंटरनेशनल अलाइंसेस बनी हुई हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं, किन कंट्रीज़ को फेवर करती हैं, कौन कौन कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पावर होती है उन सारे ब्लॉक या नेशंस में। तो वो सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है तो हमें सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या स्टेट होता है और कौन सी कंट्री की पावर किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है क्लास? नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, और इसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। कौन कौन से जो बहुत ज़्यादा मास्टर्स रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या क्या है, डिफाइन किया है। तो जिनकी जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले निकल कर आते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे एंशंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, ठीक है। प्लेटो के बाद हम अरिस्टोटल को ही पढ़ते हैं। तो अरिस्टोटल ने कहा है कि स्टेट इज़ अ कम्युनिटी एमिंग एट द हाईएस्ट गुड। तो अरिस्टोटल का मानना है कि स्टेट वो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी जहाँ पे लोग रहते हैं जो कि अपने सबसे हाईएस्ट गुड को अचीव करने के लिए साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये अरिस्टोटल की है, जो कि आपको याद रहनी चाहिए। एंड मैक्स वेबर वहाँ दूसरे निकल कर आते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं स्टेट क्लेम अ मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट वायलेंस। तो मैक्स वेबर फेमसली कहते हैं कि जो स्टेट होता है वो क्या करते हैं, वो मोनोपोली क्लेम करते हैं किस चीज़ के लिए, लेजिटिमेट जो वायलेंस होती है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब अगर एक स्टेट है, ठीक है, एक नेशन है, वहाँ पे कई सारे लोग रह रहे हैं और वहाँ पे एक वायलेंस की सिचुएशन है, तो स्टेट क्लेम करता है कि वो वायलेंस को क्या करेगा, कर्ब करेगा या फिर वायलेंस को शांत कर सकता है। तो ये स्टेट का ही काम होता है। तो इस तरीके से जो पावरफुल स्टेट होता है या जो पावरफुल एक्टर्स होते हैं इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट की उसको देखूं, मतलब डेफिनेशन को, सबसे सूटेबल डेफिनेशन यही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लेना। तो क्या है, स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी विद टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी। तो जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है, एक राजनीतिक ढांचा है जो किससे बना होता है, एक टेरिटरी होनी चाहिए। अब देखो, मैं किसी भी जगह को अपना घर कब कह सकती हूँ, जब वो जगह मेरे उस जगह पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कहाँ बना होगा, लैंड पे बना होगा, ऐसा तो नहीं है हवा में उड़ रहा होगा मेरा जगह, ठीक है। तो उनका जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एनालिस्ट है वो कहते हैं कि स्टेट के पास क्या क्या होता है, टेरिटरी होती है, ठीक है, मतलब ज़मीन होगी, ज़मीन पे क्या होगा, सरकार राज करेगी वहाँ पे, ठीक है। और साथ में किस पे राज करेगी, पॉपुलेशन, मतलब कि वहाँ पे जो जनसंख्या रह रही होगी, जनता रह रही हो, वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रूल कर रहे होंगे विद सोवरेनिटी, ठीक है। उनके पास पूरे हक होंगे उनके पूरे नेशन के, ठीक है। वो अपने नेशन, अपने लोगों के लिए अच्छा करें, भला
करें, ये पूरी पावर किस पे होगी, वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड होगी। तो ये जो चारों फैक्टर मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल एंटिटी है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये चारों याद कर लेना बढ़िया तरीके से, वरना पता लगे एग्जाम में तुम लोग कर ही ना पाओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टेट के, एक राज्य के कौन कौन से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या है, मस्ट हैव पीपल परमानेंटली रिसाइडिंग। अब देखो एक नेशन के पास सब कुछ है, टेरिटरी है वहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या हम उसको नेशन कह सकते हैं? नहीं, फिर तो हम उसको बंजर ज़मीन कहेंगे। तो ऐसी जगह, ऐसी टेरिटरी जहाँ पे पीपल रहते हों और परमानेंटली रहते हों, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेती करने आ रहे हैं, अपना कुछ मार्केट वगैरह लगा रहे हैं उसके बाद चले जा रहे हैं, नहीं, उनके स्ट्रक्चर बने होने चाहिए परमानेंटली, घर बने होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन का यहाँ मतलब है स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये क्या है, तब उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड साइज वेराइज, और ऐसी पॉपुलेशन जो जिस साइज में एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि चाइना हो गया, आइसलैंड हो गया। अब चाइना वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है। दूसरा जो आइसलैंड है वहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। तो ये क्या है, आइसलैंड भी कंट्री है और चाइना भी कंट्री है, ठीक है, दोनों को ही कंट्री का दर्जा मिला है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक लैंड एरिया पे, उस टेरिटरी पे पॉपुलेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट स्टेट का हमें देखने को मिलता है टेरिटरी। टेरिटरी इज़ अ क्लियरली डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। देखो टेरिटरी हम क्या किसे कहते हैं, एक जोग्राफिकल एरिया होता है जो क्लियरली डिफाइन होता है, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। कितना गंदा मैप बनाया है रुको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन मैं आज बनाऊंगी क्यों, मेरा मन है बनाने का। हाँ, कुछ इस तरीके का भारत, मतलब सॉरी ऐसा भारत तो नहीं है, भारत बहुत खूबसूरत है। तो हमें देखो ये मैप जो है ना, ये टेरिटरी डिफाइन करता है किसकी, भारत राष्ट्र की, ठीक है। भारत जो देश है उसकी टेरिटरी डिफाइन करता है। अब ये एक जोग्राफिकल एरिया है जो क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बना दिया, लेकिन आप अगर मैप की बात करो, ऑफिशियल मैप की, तो ये ज़मीन के छोटे छोटे गाँव टुकड़े भी मैप में बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होते हैं, कितने इतने उनके साइज हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर सब चीज़ें डिफाइन होती हैं कि ये भारत की टेरिटरी है, ठीक है। तो एक डिफाइंड जो लैंड मास होता है, जोग्राफिकल एरिया होता है, वो डिफाइन करता है कि ये कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड लैंड, वाटर एंड आइस एयर स्पेस। तो देखो जो टेरिटरी होती है उसमें लैंड होती है, ऑब्वियस सी बात है, लैंड है, साथ में बहुत सारी नदी हैं, तो वाटर भी है, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, और एयर स्पेस भी है हमारे पास। एयर स्पेस का मतलब है इसके ऊपर का जो बादल वाला एरिया है, आसमान है, वो हमारा ही तो है। हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, हम यहाँ पे प्लेन्स वगैरह उड़ाएंगे, हमारी मर्जी है। तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट देखने को हमें मिलता है स्टेट का है, वो है गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज अथॉरिटी। देखो जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बोला गया है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में चाहे लेजिस्लेचर बोल दो, एग्जीक्यूटिव बोल दो, जुडिशरी बोल दो, तो ये सब क्या मिल के बनती हैं, ये इंस्टीट्यूशन है गवर्नर की, या फिर ऑर्गन है ये गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। और ये अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, लेजिटिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लोगों से ली गई अथॉरिटी होनी चाहिए। हमारे देश में कौन रूल करेगा, हमारे लिए पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, ये इवेंचुअली हमें डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। देन हम फोर्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है स्टेट्स आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। जो स्टेट्स होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बाहरी जो कंट्रोल होता है उससे हमेशा कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। अगर मान लो कल को इंडिया
को फिर से मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना लिया, मतलब उन्होंने फिर से इस पे कब्जा कर लिया और इसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने हाथ में ले ली। तो हम इंडिया को सोवरेन नेशन नहीं कह सकते, उसको नहीं कह सकते इंडिया ऑल पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी बन चुका है। जब दूसरा देश किसी दूसरे देश पे वहाँ पहुँच जाता है, राज करने लगता है, तो हम उसको अल्टीमेटली कॉलोनी बुलाते हैं, ठीक है। तो स्टेट हम उसको कब कहेंगे? जब वो एक्सटर्नल कंट्रोल से बिल्कुल फ्री हो। आज इंडिया जहाँ मन करता है वहाँ जाके अपने साथ मतलब अपनी इकोनॉमिक ट्रीटीज साइन करता है, जहाँ मन करता है वहाँ प्लांट्स लगाता है, ठीक है। मतलब पावर प्लांट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जहाँ मन करता है वो पॉलिसी लगाता है। तो कोई बाहर वाले नेशन वाले कोई कुछ नहीं कह सकते हमसे कि तुमने अपने देश में क्यों ये किया, ठीक है। कल को अगर हम अपने देश में मान लो सारे जो अमीर हैं उनको झुग्गी झोपड़ी में डाल दें और जितने गरीब हैं उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में डाल दें, तो अमेरिका कोई नहीं होता हमसे कहने वाला कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई वो हमारी पॉलिसीज में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। हमारे इंटरनल मैटर्स हैं ये। तो इनके की फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस स्टेट फ्रॉम अदर एक्टर्स, तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, जो स्टेट को अदर एक्टर्स से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और उनसे अलग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड नेशन। अब यहाँ पे समझेंगे कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट को समझेंगे। स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है। मतलब हम अगर पॉलिटिकली बोलें तो स्टेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इंडिया हो गया, जापान हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये क्या है? स्टेट्स हैं। इनको पॉलिटिकल बेसिस पे बोलते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? ये सारे के सारे लॉज पे बेस्ड होते हैं स्टेट्स, और इंस्टीट्यूशन से डिफाइन होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन हो गया इनका, जिस तरीके के सिस्टम में ये रह रहे हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि अरिस्टोक्रेसी में रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये इंस्टीट्यूशन हो गए, इंस्टीट्यूशंस और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हो गए? जैसे कि मैं बात करूं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे जब बेस्ड एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट यहाँ से समझ में आ गया। तो दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे नेशन। फिर नेशन किसे कहते हैं? तो देखो, नेशन इज़ अ कल्चरल, इथिकल एंड लिंग्विस्टिक एंटिटी। जब हम कल्चर की, इथिकल और इथनिक और द लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात करते हैं तो हम नेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेशन का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड आइडेंटिटी। और ये क्या है? शेयर्ड आइडेंटिटी पर बेस्ड है। और नेशन स्टेट का मतलब होता है जब दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड्स करते हैं, दोनों पे ही बेस्ड होते हैं, एक पॉलिटिकल एंटिटी पर भी और दूसरा अपने कल्चर के लिए जाने जाएं, अपने भाषाई लाइक सौहार्द्रता के लिए जाने जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि जापान है, ठीक है। जापान एक कंट्री के साथ साथ ही जापान का जो कल्चर है, लिंग्विस्टिक इथनिसिटी है, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है इसी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट सिस्टम के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमंग सोवरेन स्टेट। देखो, स्टेट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा इंटरेक्शन जो कि जो सोवरेन स्टेट्स हैं, सारे ही स्टेट सोवरेन है, ठीक है, तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ सोवरेनिटी। और ये इस पे बेस्ड होता है कि सारे ही नेशन बेस्ड हैं और उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, या तो अपने फ़ायदे ढूंढ सकते हैं, या फिर हम कोई भी हमारा उनसे इंटरेस्ट निकल रहा है या उनका हमसे निकल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अलायंस बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, जिस तरीके से भी बने हुए हैं, ठीक है। एंड इट इमर्ज एट द पीस ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से निकल कर आया? तो जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया का जो कॉन्फ्रेंस है वो 1948 के उससे निकल कर आया, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, इसकी डेट याद रखना, पूछ लिया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के बारे में समझेंगे कि हमने स्टेट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं यूनिटरी स्टेट। देखो, यूनिटरी स्टेट का मतलब होता है जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी से अपनी पावर को एक्वायर करते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब होता है कोई एक होगा महान, सबसे ऊपर,
ठीक है। वो बताएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। जैसे कि हम ईरान में देखते हैं, ठीक है, ईरान भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। वहाँ पे एक सबसे बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिनका आई डोंट नो वहाँ पे क्या कहते हैं उनको, उर्दू में ही उनका नाम होता है कुछ, ठीक है। साथ में जो यूनिटरी स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो एक्वायर करते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं वो यूके हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है। जो यूके है उसमें आपको पता है कौन है, मुनार्की है भाई, मुनार्की, ठीक है। वहाँ पे जो राजा की फैमिली है वो क्या करती है, रूल करती है, मतलब नॉमिनल हेड है एक तरीके से, वो रूल नहीं करती है। रूल तो वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही होता है, लेकिन हाँ उनको बिठा दिया है एक इज्जत ताज लगा के कि तुम ये हमारे देश के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। दूसरा हो गया फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे पावर्स का डिवीजन हो, चाहे सेंटर और स्टेट्स में हो, चाहे स्टेट स्टेट में हो, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आ जाता है फेडरल स्टेट का। यहाँ पे जो यूनियन है जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसके पास अलग पावर है, वो पूरे नेशन के लिए पॉलिसीज़ बना सकता है। साथ में जो स्टेट हैं उनके पास अलग पावर्स हैं, वो पूरे स्टेट के लिए कोई भी पॉलिसी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और ये सेम सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरे जो स्टेट आते हैं वो एक फेल्ड नेशन या फेल्ड स्टेट के फॉर्म में आते हैं, जिसमें ना तो उनके ऊपर ना उनका टेरिटरी पे कोई कंट्रोल होता है और ना ही अथॉरिटी पे कोई कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये ऐसे कंट्रोल है, ऐसे जो कंट्री है वो है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया एक ऐसी कंट्री है ना इसमें इनके पास टेरिटरी पे ही कंट्रोल है वहाँ की गवर्नमेंट का और ना ही अथॉरिटी पे। यहाँ जो अगर मैं सोमालिया की पर्टिकुलर बात करूँ, यहाँ पे भी टेररिज्म और जो लोकल माफिया वगैरह होते हैं काफ़ी सारे चलते हैं। अगर पायरेसी की बात करूँ ना तो सोमालिया से सबसे ज़्यादा पायरेसी होती है, ठीक है। चोरी चकारी ये सब जो मूवीज़ में देखते हो ना तो बढ़िया तरीके से, ये सब फेल्ड स्टेट है, फेल्ड नेशन है। वेलफेयर अगर स्टेट्स की बात करूँ, दे प्रोवाइड सोशल सर्विसेज एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये वो स्टेट्स होते हैं जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दुनिया भर में ग्लोबली, और जो एक इनइक्वालिटी फैली हुई है पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में, तो उन सब से ये क्या करते हैं, इन फाइट करते हैं उन चीज़ों के अगेंस्ट, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने पे हमेशा जोर देते हैं जो इक्वलिटी के बेसिस पे स्टैब्लिश हो, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जो हमने अभी पढ़ा कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम में कौन कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी हो गया, सोवरेनिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया एंड पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है हर हाल में, क्योंकि नहीं याद रखोगे ना तो भूल जाओगे और ये पूछ ही लिया जाएगा। तो देखो मॉडर्न स्टेट के जो फैक्टर्स हैं या फिर एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेस्टफेलियन सिस्टम जो 1648 में आया था, और इसी में क्या हुआ, इसमें बर्थ हुई टेरिटोरियल सोवरेनिटी की, ठीक है। यहाँ से ही क्या हुआ, एक मतलब हर ट्रिटी के बाद कोई ना कोई आपको वर्ड या फिर कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ से उसका जन्म हुआ हो, ठीक है। जैसे बिल ऑफ राइट्स हो गया, चाहे और भी सारी चीज़ें होती है। उसी तरीके से जो वेस्टफेलियन सिस्टम है वो 1648 में निकला था, जिसमें हम टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जिसमें ये फरमान, एक फरमान, हाँ फरमान में बोल सकती हूँ कि ये जो टेरिटरी है, ये एंटिटी है, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे जो रूल करने वाली सरकार पूरी तरीके से सोवरेन होगी, उनके इंटरनल मैटर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो ये था, स्टेट बिकेम प्राइमरी एक्टर्स। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी उसमें जितने भी स्टेट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नेशन की बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टर होंगे, ठीक है। वो अपने आप को सबसे ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। कोई पर्टिकुलर लोग वहाँ के, कोई एनजीओ, कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन या फिर वहाँ की कोई भी उठ के उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। स्टेट अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट करेंगे एंड दे आर द प्राइमरी एक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट नेशन, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉलोनियल एरा का, ठीक है। यहाँ पे पहला हमने वेस्टफेलियन सिस्टम समझ लिया, दूसरा है कॉलोनियल एरा, जिसमें यूरोपियन एम्पायर डोमिनेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो यूरोपियन एम्पायर्स थे, ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे स्पेन की बात कर लूँ, पुर्तगीज़ की बात कर लूँ, यूरोप में आप फ्रांस की और इंग्लैंड की बात कर लूँ, इन्होंने पूरे दुनिया भर को क्या किया था, डोमिनेट किया था, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को भी इन लोगों ने ही शेप किया था। अगर आप आज डेमोक्रेसी, ये सब भारत का संविधान, लॉज वॉज देख रहे हो ना भाई, दे आर द मास्टर्स। तो उन्होंने ही ये पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को शेप किया है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या होता है, तो ये सब किसकी देन है, जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्हीं की देन है ये सब चीज़ें, ठीक है। तीसरा इस जर्नी में इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स या फिर इम्पोर्टेंट जो
निभाते हैं रोल वो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कई सारी चीज़ें बदल गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन बना क्योंकि सारी कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है, और जितने भी लोग लड़ते हैं हमेशा उनको क्या होती है, परेशानी ही होती है। और ऐसी परेशानी का क्या फ़ायदा जो लोगों की लाइफ से जुड़ा हो, उनकी पूरी लाइफ ख़त्म कर दे, प्रॉपर्टी डैमेज कर दे, रहने के लिए जगह नहीं दे, एनवायरनमेंट को भी कम्प्लीटली डैमेज कर दे। ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें एनालिस्ट ने निकाल के देखी तो हाँ उनको भी समझ में आया नेशंस को कि हाँ भाई लड़ाई में किसी का भला नहीं है। और जो कंट्री जीत गई थी इवेंचुअली उनको भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब सारे लोग सेटल हो गए सारी चीज़ें, तब उन्होंने बोला कि हमें ऐसी एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो पीस को प्रमोट करे, सिक्योरिटी को प्रमोट करे, जो स्ट्रेंथ पे बिलीव रखे। ठीक है, तो फिर उसी माइंडसेट से उन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड नेशंस बनाया। ठीक है, और जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन भी होना शुरू हो गया। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स की या फिर जो फ्रेंच पीपल थे, तो वो ना उनको खाली कर करके अपने देश में वापस जा रहे थे, उनको डीकोलोनाइज कर रहे थे। और इसी से क्या हुआ, नए नए जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो आगे निकल कर आ रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में उनका बोलबाला दिख रहा था और उनके चेहरे सामने निकल कर आ रहे थे, जिसमें एक इंडिया भी था, चाइना भी था, और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जिसको पूरी तरीके से जर्मनी हो गया और ये स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस ने इन सबको कब्जा बना लिया था। ठीक है, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन दिखता है हमें, एवोल्यूशन जो हुआ था मॉडर्न स्टेट का सिस्टम का। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन का एरा। देखो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ना, स्टेट सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ कि स्टेट सिस्टम का मतलब होता है जब प्रेजेंट डे कंट्री एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं, तो ये शुरू कहाँ से हुआ इंटरेक्शन। पहले तो ये वेस्टफिलियन सिस्टम से शुरू हुआ, दूसरा ये कॉलोनियल एरा में शुरू हुआ, तीसरा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ, और ये फोर्थ जो स्टेज आई, लास्ट स्टेज, वो थी ग्लोबलाइजेशन की स्टेज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एरा भी जिसको कहते हैं। इस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे में क्या करने लगी, इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी। ठीक है, देन द इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूस स्टेट कंट्रोल। ओके, तो जिस तरीके से सारे नेशंस आज इंडिपेंडेंट हो गए हैं, स्टेट का कंट्रोल रिड्यूस होता चला जा रहा है, तो इससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सारे नेशंस क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और उनका जो स्टेट कंट्रोल है साथ में वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें साथ में हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो एनजीओज हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, तो उनका बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है दुनिया किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो गई है आज एक दूसरे पर। हमारे पास अगर जो चीज़ नहीं है वो दूसरे नेशन के पास है, तो हमारे पास इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि हम वहाँ से कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है कंट्रीज़ के बीच में थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के एरा में ही क्या है, मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन भी साथ ही के साथ चेंज हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो मॉडर्न स्टेट सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेरिटोरियल सोवरेनिटी की यहाँ बात करते हैं। एक ऐसा नेशन जिसकी टेरिटरी पूरी तरीके से सोवराइन हो, किसी भी दूसरे नेशन की कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी उस कंट्री पे इम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, तो ये मॉडर्न स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। दूसरा है लीगल इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। सारे जितने भी स्टेट्स हैं इस दुनिया में वो लीगली इक्वल है। ठीक है, कोई स्टेट छोटा नहीं है, कोई स्टेट बड़ा नहीं है। टेरिटरी वाइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लीगली देखें। ठीक है, अगर जो सिस्टम, अगर आपके यहाँ पे चोरी करने की सज़ा 2 साल की है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे नेशन में उसको पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे, नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ उसका पनिशमेंट होगा। वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है, इंटरनल लॉज है, वो अलग है। लेकिन लीगैलिटी के अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो सारी जितने भी दुनिया भर के स्टेट है वो एक दूसरे से क्या है, इक्वल ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, irrespect of their boundaries, irrespect of their country's geographical size। थर्ड है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। जितने भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं वो भी मॉडर्न स्टेट सिस्टम में अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर शेयर करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का मतलब है जो कंट्रीज डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, आगे आती हैं, बात करती हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को साझा करती हैं। साथ में इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूशन, जो जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, चाहे मैं सी लॉज की बात कर लूँ। ठीक है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे UN हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, तो वो सारे ही कंट्रीज़ पे बाइंडिंग होते हैं,
हैं जो भी उसके नेशंस होते हैं, ठीक है। और ये मॉडर्न स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ में इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, और जो इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। किस तरीके से बढ़ रही है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हम अपने कंट्री के रिसोर्स से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और भी नेशन ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज़ आपसे कल को कह सकती हैं या फिर आपको धमका सकती हैं कि हम आपके साथ हम अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है फ़िलहाल के टाइम में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट सिस्टम। सो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छी लगी होगी। कल हम पढ़ेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन समझेंगे, वो रोल कैसे करते हैं वो सब समझेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। आज हमने स्टेट के बारे में समझा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।